नमस्कार मित्रों, हम संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हम संधियों का अध्ययन कर रहे हैं। इस वीडियो में हम पूर्व रूप प्रकृति भावादि संधियों का अध्ययन कर रहे हैं। आइए देखते हैं। पदांत हम करेंगे जैसे एकार या ओकार के बाद, यानी पदांत यानी पद के अंत में जो एकार हो या ओकार हो कि यदि ए आए तो दोनों के स्थान में क्रमशः एकार तथा ओकार यानी पूर्व रूप जैसा रूप है वैसा ही होता है। और ये जो ए का चिन्ह है, ए की पूर्व स्थिति की सूचना मात्र देने को रख दिया जाता है। ये जो चिन्ह हैं, ये पूर्व रूप संधि, इसको हम देखकर समझ सकते हैं इस चिन्ह के माध्यम से कि इसमें पूर्व रूप संधि है। देखते हैं जैसे हरे अब, तो ये जो पदांत है यानी जो पद का अंत है वो एकारांत है, ए है, और इसके बाद ए आया है तो इसका जो रूप है वो पूर्व रूप ही रहेगा, लेकिन इसमें जो ए का चिन्ह है वो भी लग जाएगा। ये जो ए है इसके चिन्ह को इस तरह दर्शा दिया जाएगा जैसे हरे अब हे हरि रक्षा कीजिए, विष्णु अब हे विष्णु रक्षा कीजिए। अब कह रहे हैं कि लेकिन गो शब्द के आगे ए आए तो, यानी गो शब्द जो है वो ओकारांत है, लेकिन इस गो शब्द में विकल्प होता है कि अगर इसके आगे ए आए तो विकल्प से प्रकृति भाव भी हो जाता है। विकल्प का मतलब होता है कि जहाँ दोनों ही रूप रह सकते हैं, विकल्प से रूप चेंज भी हो सकता है और यूं का त्यों भी रह सकता है। यानी जो गो शब्द है उसमें प्रकृति भाव संधि भी हो सकती है और पूर्व रूप संधि भी रह सकती है। जैसे देखते हैं कि जैसे गो अग्रम, तो इसका गो अग्रम अन्यथा पूर्व नियम से पूर्व रूप संधि होने पर बनेगा गो अग्रम। और यदि गो के बाद कोई स्वर हो तो गो के ओ के लिए अब का आदेश भी विकल्प से हो जाता है। जैसे गो अग्रम तो गवाग्रम भी हो सकता है और गो अग्रम भी हो सकता है। तो ये जो गवाग्रम है ये प्रकृति भाव संधि का उदाहरण है और गो अग्रम पूर्व रूप संधि का। अब देखते हैं जैसे कि गो इंद्र यानी गो, इसमें क्या हुआ जब प्रकृति भाव कर दिया इसका तो ओ का अब हो गया तो गवेंद्र। यदि इंद्र शब्द आगे रहे तो गो के ओ को अब आदेश नित्य होता है। लेकिन कहा है कि जैसे गो के बाद इंद्र शब्द है तो इसमें पूर्व रूप संधि नहीं होगी, नित्य ही इसमें अब का आदेश होता है। गवेंद्र ही रूप बनेगा इसका, गोइंद्र नहीं बनेगा, यानी इसमें पूर्व रूप संधि नहीं होगी, नित्य इसमें अब का ही आदेश होता है। अब देखते हैं जैसे यदि प्लुत स्वर के उपरांत, यानी प्लुत स्वर जिसमें हम तीन जो जैसे ओ प्लुत स्वर की हम मात्रा से ऐसे लगा दें कि प्लुत स्वर के उपरांत अथवा प्रग्रह संज्ञक वर्णों के उपरांत स्वर आए तो संधि नहीं होती है। यदि या तो प्लुत स्वर के उपरांत या प्रग्रह संज्ञा वर्ण हो तो उनके जो उपरांत स्वर आने पर संधि नहीं होती है। जैसे देखते हैं जैसे कि ये संज्ञा तथा सर्वनाम अथवा क्रिया के द्विवचन के अंत में, देखिए संज्ञा हो या सर्वनाम अथवा क्रिया के द्विवचन के अंत में दीर्घ या ए रहता है तो उस ई उ ए को प्रग्रह कहते हैं द्विवचन में। जैसे हरि एतौ विष्णु इमौ गंगे अमु पचेते इमौ। अब देखते हैं
कि जैसे है जब अदस्य शब्द के मकार के बाद ई या ऊ आते हैं तो वो प्रग्रह होते हैं। जैसे अमीषा, अमु आशाते। आंग के अतिरिक्त अन्य एक स्वरात्मक अवयव की भी प्रग्रह संज्ञा होती है। जैसे ई इंद्र, उमेश, आ एवं नु मन्यसे। अब देखते हैं कि जब अव्यय ओकारांत हो तो ओ को प्रग्रह कहते हैं। अव्यय जब अव्यय ओकारांत हो तो ओ को प्रग्रह कहते हैं। जैसे अहो, ये अव्यय है लेकिन ओकारांत है तो उसको प्रग्रह कहेंगे। अहो ईशा। देखिए, संज्ञा शब्दों के संबोधन के अंत के ओकार के बाद इति शब्द आए तो संबुद्धि निमित्तक ओकार की विकल्प से प्रग्रह संज्ञा होती है। जैसे संज्ञा शब्द के संबोधन के अंत में ओकार हो, जैसे विष्णु हैं और इति आ गया उसके बाद, तो इसमें क्या हुआ, ओकार की विकल्प से प्रग्रह संज्ञा हो गई। इसमें दोनों रूप बनेंगे, विष्णु इति और विष्णुविति और विष्णुइति। प्लुतों के साथ भी संधि नहीं होती है। जहाँ प्लुत लगे रहते हैं वहाँ भी संधि नहीं होती। जैसे एहि कृष्ण, यहाँ प्लुत स्वर लगा हुआ है। अत्र गौश्चरति, यहाँ दूर से पुकारने वाले वाक्य की टी प्लुत हो गई है। इससे अगली वीडियो में हम हल संधि क्या होती है इस विषय में समझेंगे। हम इसमें संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के हिसाब से पढ़ रहे हैं। बाकी संधियों का अलग से अध्ययन हम अलग से करेंगे। ये हम इस बुक के हिसाब से चल रहे हैं, जैसे इसमें सूत्र नियम दिए हुए हैं हम केवल उसी हिसाब से इसमें चल रहे हैं। लेकिन संस्कृत व्याकरण में हम संधियों को विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।